So hello my dear students, you are most welcome on WS Academy and this is English grammar lecture series। और आप सबको पता है कि हम पेयर ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारे वर्ड्स का किया और आज हम और कुछ वर्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है आज वो है ये तीन, एज फॉर एज लॉन्ग एज सोन एज। तो इन तीन का हम कैसे अलग अलग कौन सा वर्ड कौन सा फ्रेज कहाँ पे एडजस्ट होता है, करना चाहे हमें यूज़ करना चाहे, एज फॉर एज लॉन्ग एज सोन एज, राइट। ओके, सबसे पहले देखेंगे एज लॉन्ग एज का। ये टाइम के लिए यूज़ होता है व्हेन टॉकिंग अबाउट लॉन्ग पीरियड। जब हम किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के रिलेटेड बात करते हैं उस टाइम पे, जैसे आई विल स्टे विद यू एज लॉन्ग एज यू वांट। मैं आपके साथ रह सकती हूँ जब तक आप चाहते हैं। तो एक लंबे समय तक मैं रह सकती हूँ आपके साथ, तो टाइम डिनोट करते हैं, तो एज लॉन्ग एज हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अ कंडीशन दैट इज़ अ प्री रिक्वायरमेंट, और किसी कंडीशन के लिए अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, प्री रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, यू कैन गो टू द पार्टी एज लॉन्ग एज यू आर बैक बाई 11 PM। तो एक कंडीशन रखी गई है कि आप जा सकते हो पार्टी में, लेकिन फिर आपको 11 PM से पहले आना चाहिए वापस, ठीक है। अगर आप 11 PM से पहले वापस आ सकते हो तो फिर आप पार्टी के लिए जाओ। सो यू कैन गो टू द पार्टी एज लॉन्ग एज यू आर बैक बाई 11 PM। तो दो चीज़ के लिए हम एज लॉन्ग एज इस्तेमाल करते हैं, एक तो टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि आप मेरे साथ रह सकते हो जब तक आप चाहोगे, तो एक लंबे अरसे के लिए। और दूसरा कंडीशन, अगर प्री रिक्वायरमेंट कुछ है कि हाँ 11 बजे से पहले अगर आप आओगे तो फिर जाओ, ठीक है। तो दिस इज द केस विद द एज लॉन्ग एज फ्रेज, राइट। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज सोन एज की, ठीक है। एज सोन एज हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे। व्हेन वन थिंग हैपन्स एट द सेम टाइम एज अनदर और इमिडिएटली आफ्टर अनदर, ये हम कर सकते हैं, ये भी टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे एज सोन एज। मगर जब एक चीज़ होती है सेम टाइम पे, जिस टाइम दूसरी चीज़ होती है उसी टाइम एक चीज़ दूसरी चीज़ भी होती है। कोई एक चीज़ हुई इसी टाइम पे दूसरी चीज़ भी हुई, या एक चीज़ हुई एक चीज़ होने के बाद ही दूसरी चीज़ हुई, इमिडिएटली आफ्टर वन अनदर, ठीक है। तो हम करते हैं इसको इस्तेमाल, किसको, एज सोन एज। जैसे द फोन रैंग एज सोन एज आई वॉकड इन माई अपार्टमेंट। जो फ़ोन बज गया तो एक काम हो गया उसी टाइम, लेकिन उस टाइम क्या और एक काम होता है, जो ही मैं अपार्टमेंट में गई तो एक काम हुआ, तो उसी टाइम फ़ोन बज गया तो दूसरा काम भी हुआ, ठीक है। या अगर मैं अंदर गई तो इमिडिएटली उसके बाद, ठीक है, तो उस टाइम हम एज सुन एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द फोन रैंग एज सुन एज आई वॉकड इनटू माय अपार्टमेंट। जो ही मैं अपने अपार्टमेंट में चली तो उसी टाइम क्या हुआ, फ़ोन बज गया, ठीक है। एज फॉर एज, अब हम एज फॉर एज देखेंगे। एज फॉर एज को डिनोट करता है डिस्टेंस या डिग्री ऑफ समथिंग, ठीक है, हाई और लो, ठीक है, डिस्टेंस या डिग्री। जैसे एज फॉर एज आई विल वॉक विद यू एज फॉर एज द कॉर्नर, मैं आपके साथ कॉर्नर चल सकती हूँ वहाँ उस कॉर्नर तक, तो ये डिस्टेंस हमें दिखाता है। अगर हम ओपिनियन की बात करेंगे, ओपिनियन दिखाने की बात, तो एज फॉर एज आई एम कंसर्न ही ओज मी एन अपॉलॉजी, ठीक है। तो ओपिनियन दिखाने के लिए भी हम एज फॉर एज हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस दिखाने के लिए, ठीक है। I will walk with you as far as that pillar, right। तो ये था किसके रिलेटेड, एज फॉर एज लॉन्ग एज सोन एज, ठीक है। याद रखा आपने, अब से आपको कभी ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अनदर जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट इज एश्योर, एंश्योर, इंश्योर, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। एश्योर का मतलब क्या होता है, टू टेल अनदर पर्सन समथिंग टू रिमूव डाउट और एंग्जाइटी। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी डाउट दूर करने के लिए, आपकी एंग्जाइटी दूर करने के लिए, कि मैं आपको बोलूँगी कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी और सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। तो मैं आपको एश्योर कर रही हूँ, आई एम एश्योरिंग यू, आई एश्योर यू दैट यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस, इंग्लिश क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन परफेक्टली, करेक्टली, बिकॉज आई विल टीच यू, ठीक है। तो एश्योरिटी देने के लिए, आपकी एंग्जाइटी दूर करने के लिए, डाउट दूर करने के लिए हम एश्योर इस्तेमाल करेंगे। सो आई एश्योर यू दैट आई विल टीच यू इन अ वेरी गुड मैनर। तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, राइट। जैसे एग्जाम्पल, आई एश्योर यू दैट वाटर हियर इज परफेक्टली सेफ टू ड्रिंक, कि मैं आपको एश्योर कर रही हूँ
कि यहाँ का जो पानी है ना, कोई डाउट ही नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है पीने के लिए। आफ्टर एश्योर वी ऑलवेज हैव अ पर्सन एश्योर यू, को दैट मीन्स एश्योर लिखने के बाद हमेशा एक पर्सन होता है, क्योंकि आप एश्योर किसको करोगे, आप हमेशा एश्योर किसी इंसान को करते हो, एश्योर हिम और हर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलूँ आई एश्योर यू दैट यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जाम, तो पर्सन आप हो ना यहाँ पे, तो एश्योर के बाद हमेशा पर्सन होता है, ठीक है। ओके, दूसरा है एंश्योर। एंश्योर इज समथिंग यू डू टू गारंटी अ स्पेसिफिक रिजल्ट। आप एंश्योर करोगे कि एक रिजल्ट आएगा, एक स्पेसिफिक रिजल्ट की गारंटी आप देते हो। जैसे प्लीज सेंड मी द डॉक्यूमेंट बाय एक्सप्रेस मेल टू एंश्योर दैट इट अराइव्स ऑन टाइम, ठीक है। तो आप मुझे एक्सप्रेस मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजो, सो दैट कि मुझे एक रिजल्ट क्या हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये ऑन टाइम आ जाएगा ये मेल, ठीक है, एंश्योर करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल प्लीज सेंड मी डिटेल्स अगेन टू एंश्योर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो हमें रिजल्ट, स्पेसिफिक रिजल्ट देखने के लिए एंश्योर का इस्तेमाल करते हैं। आप गारंटी देते हो एक स्पेसिफिक रिजल्ट का। या मैं बोलूँगी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है फॉरम में, मैं बोलूँगी यू शुड ईमेल देम, यू शुड सेंड एन ईमेल, आई एंश्योर यू देयर रिप्लाई, कि आप वो रिप्लाई करेंगे, एक स्पेसिफिक रिजल्ट में गारंटी कर रही हूँ आपको, ठीक है। अब बात आती है इंश्योर की। इज यूज्ड व्हेन यू गेट अ फाइनेंशियल प्लान टू पे फॉर एनी डैमेज। इंश्योरेंस जब आप कहते हैं तो इंश्योर रखना, सेफ रखना खुद को फाइनेंशियली, कि किसी अगर कोई डैमेज होता है उस टाइम फाइनेंशियली सेफ रखना, और लॉस्ट अ पर्सन और थिंग, दिस इज रिलेटेड टू वर्ड इंश्योरेंस सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। आवर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर्स, फ्लड्स एंड थेफ्ट, कि हमने अगर फ्लड आता है, फायर होता है या चोरी होती है, हमने अपने घर को क्या करके रखा है, इंश्योर करके रखा है, हमने इसको फाइनेंशियली सेफ करके रखा है। तो एश्योर होता है डाउट रिमूव करना, एंग्जाइटी रिमूव करना। एंश्योर होता है पर्टिकुलर रिजल्ट का गारंटी देना। इंश्योर होता है फाइनेंशियली सेफ करना चीज़ों को, ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब आपको। ओके, हम बिगिन और स्टार्ट में कंफ्यूजन है, यूजुअली हम दोनों वर्ड्स है ना इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। बिगिन और स्टार्ट में क्या क्या फ़र्क है आपस में? यू कैन यूज बोथ स्टार्ट एंड बिगिन फॉर एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के लिए आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं और बिगिन भी कर सकते हैं। बिगिन इज मोर फॉर्मल देन स्टार्ट, लेकिन बिगिन क्या है, ज़्यादा फॉर्मल है स्टार्ट से, राइट। बिगिन इज मोर फॉर्मल देन स्टार्ट। ओके, आई स्टार्टेड प्लेइंग द पियानो व्हेन आई वाज 8 years old। मैंने आई स्टार्टेड प्लेइंग द पियानो, ये एक एक्टिविटी है ना, पियानो बजाना एक एक्टिविटी है। तो मैंने स्टार्ट किया पियानो बजाना जब मैं 8 साल की थी। ही इज़ बिगिनिंग टू रीड मोर एडवांस्ड बुक्स इन इंग्लिश, तो वो भी स्टार्ट कर रहा है कि वो ज़्यादा और एडवांस्ड बुक्स पढ़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। व्हेन यू टर्न ऑन अ कार और व्हीकल यूज स्टार्ट, जब आप किसी कार को या व्हीकल को ऑन करते हैं ना, उस टाइम हम स्टार्ट करेंगे, उस टाइम हम स्टार्ट बोलेंगे, बिगिन नहीं बोलेंगे। मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई कार, मैं नहीं बोलूँगी बिगिन माई कार। सो आई हैड टू कॉल अ मैकेनिक बिकॉज माई कार वुड नॉट स्टार्ट। कार की जब बात आई, हमने बिगिन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने यहाँ पे स्टार्ट का इस्तेमाल किया, राइट। ओके, इन जनरल बिगिन इज यूज्ड फॉर मोर फॉर्मल एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अगर आइडियाज होंगे एब्स्ट्रैक्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए और फॉर्मल के लिए हम बिगिन इस्तेमाल करेंगे। साइंटिस्ट्स आर स्टडीइंग हाउ लाइफ बिगेन ऑन अर्थ। लाइफ को आप टच नहीं कर सकते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए साइंटिस्ट आर स्टडीइंग हाउ लाइफ बिगेन ऑन अर्थ, तो उस टाइम हमने बिगिन का इस्तेमाल किया। लेकिन जब फिजिकल चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें जो हार्ड चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, उस टाइम हम बोलेंगे स्टार्ट, ठीक है। प्लीज स्टार्ट दिस मशीन, स्टार्ट दिस ट्रेडमिल, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे बिगिन, बिगिन हम सॉफ्ट और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए बोलते हैं, और बिगिन ज़्यादा फॉर्मल है एज कम्पेयर टू स्टार्ट। ओके, इसके बाद कुछ और वर्ड्स हम देखेंगे, जैसे चांस, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी। ये तीन चीज़ें बिल्कुल ही इनका भी एक स्पेसिफिक जो है जगह होती है, हम इनको भी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखो, with the verb have always use opportunity, the word possibility is more often used with there is। तो जब आपको सेंटेंस में there is होगा और आपको ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल करना होगा तो हम पॉसिबिलिटी करते हैं यूज़, ठीक है। जब आपका हैव होता है, आपको वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हैव होता है सेंटेंस में, तो आप अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे
देयर इज, जब देयर इज होता है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉसिबिलिटी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई माइट मूव टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो जब देयर इज आता है सेंटेंस में हम पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। और जब ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैव होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस्तेमाल अपॉर्चुनिटी। आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी, ठीक है। Also possibility is neutral, it means maybe the event will happen or maybe it will not happen। और वैसे भी possibility से हमें पता चलता है कि event हो भी सकती है, हो भी नहीं सकती है, तो ये neutral एक situation दिखाता है। The word opportunity is a little more positive, लेकिन जो opportunity word है ना ये ज़्यादा positive है। possibility neutral है, ना positive ज़्यादा ना negative ज़्यादा, लेकिन opportunity ज़्यादा positive है। It expresses possibility for something good, तो ये हमें हमेशा किसी अच्छी चीज़ की possibility दिखाता है। So we can use possibility with good or bad things, but opportunity is usually used for good things। तो possibility हम bad या good, possibility of rain, possibility of snow, possibility of storm, आप वो अच्छे या possibility of good results, आप अच्छे या बुरे के लिए possibility इस्तेमाल करते हैं। आप देयर इज जब होता है तब हम पॉसिबिलिटी इस्तेमाल करेंगे, पॉसिबिलिटी न्यूट्रल होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है ना वो हमेशा गुड थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये ज़्यादा जब हैव होता है हमारे सेंटेंस में तो हम अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं और गुड थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई एम वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग माई जॉब, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है तो उसके लिए पॉसिबिलिटी, और वो हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। यू शुड टेक दैट जॉब, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर योर करियर, आपको ये जॉब लेना चाहिए, ये आपके लिए करियर के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो यस, इट इज़ इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। द वर्ड चांस इज मोर इनफॉर्मल एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज़। आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और तब इस्तेमाल कर सकते हो चांस वर्ड, या ये इनफॉर्मल होता है। इज़ देयर एनी चांस ऑफ रेन दिस वीकेंड, क्या कोई चांस है, कोई पॉसिबिलिटी है इस वीकेंड पे बारिश होगी। एनी पॉसिबिलिटी दैट इट विल रेन, ये भी इसी के बराबर, इज़ देयर एनी चांस, तो ये थोड़ा इनफॉर्मल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आई होप आज के बाद आपको एक गलत नहीं होगा। प्लीज़ आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, बट डू रिवाइज इट टू और 3 टाइम्स, राइट, ओके। ट्वाइस और थ्राइस अगर आप रिवाइज करोगे ना इसको, ये नहीं भूलेगा फिर, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स भी साथ साथ हैं। एक और पेयर ऑफ वर्ड है दैट इज कंटिन्यूअसली एंड कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअसली मीन्स समथिंग हैपन्स विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट इंटरप्शन। कंटिन्यूअसली मीन्स मतलब कि विदाउट, मतलब बीच में स्टॉप नहीं हो रहा है, ना ही इंटरप्ट हो रहा है, कोई कंटिन्यूअसली चल रहा है लगातार, ठीक है। अ वाटरफॉल हैज वाटर कंटिन्यूअसली फॉलिंग ओवर द एज ऑफ अ क्लिफ। वाटरफॉल का पानी तो हमेशा बहता रहता है ना, तो उसमें स्टॉप नहीं आता है बीच में, ना ही इंटरप्ट होता है। कंटिन्यूअली मीन्स समथिंग हैपन्स फ्रीक्वेंटली रिपीटली, बट कंटिन्यूअली का मतलब होता है लगातार ही, मतलब कंटिन्यू का मतलब होता है बार बार, रिपीटली वो हो गया कंटिन्यूअसली लगातार, मतलब जिसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आएगा बीच में। कंटिन्यूअली मतलब जो बहुत बार, इतनी बार के लग रहा है कि लगातार ही है, तो बहुत बार। इफ़ यू हैव एन ओल्ड कार इट माइट कंटिन्यूअली ब्रेक डाउन, अगर आपके पास पुरानी कार है तो ये बार बार रुक सकती है। इट ब्रेक्स डाउन वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली हो गया लगातार, कंटिन्यूअली हो गया बार बार, इतनी रिपीटेडली कि ये लगता है ये कंटिन्यूअस है, राइट। फर्क दिख रहा है दोनों में, ओके। इसके बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट इज डिसेंट, डिसेंट एंड डिसेंट, ठीक है। द एडजेक्टिव डिसेंट डिस्क्राइब्स समथिंग गुड, सैटिस्फैक्टरी और सिविलाइज्ड। बेसिकली मैनर्ड कोई चीज होती है ना, मैं बोलूँगी ये डिसेंट, इज अ डिसेंट गाय, राइट। माई जॉब इज नॉट वेरी ग्लैमरस बट आई अर्न अ डिसेंट सैलरी। इतनी ग्लैमरस जॉब नहीं है बट मेरी सैलरी ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री है, या मैं बोलूँगी ही इज़ अ डिसेंट बॉय, तो वो सिविलाइज्ड होगा, मैनर्ड होगा, गुड होगा, ठीक है। अब ना ये एडजेक्टिव है, ये डिसेंट, ये ऐड करता है ना ब्यूटी ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है ना। तो डिसेंट बॉय, तो ये एडजेक्टिव है। अब DESCENT डिसेंट क्या है, ये नाउन है। द नाउन डिसेंट हैज डिफरेंट मीनिंग्स। द एक्शन ऑफ गोइंग डाउन, डिसेंट ऊपर से नीचे आना। आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द माउंटेन द हाइकर्स बिगेन टू डिसेंट, ऊपर से नीचे आना हो गया डिसेंट। डिस्क्राइबिंग फैमिली ऑरिजिन, या आपका मेरा डिसेंट क्या है, फैमिली का ऑरिजिन निकालना, उसको भी हम डिसेंट बोलते हैं, डिसिडेंट्स, ठीक है। ही इज़ ऑफ स्पेनिश डिसेंट, इसका जो ऑरिजिन बेसिकली 4 फादर्स है ना वो स्पेनिश के हैं, ठीक है। तो जो डिसेंट है DECENT, ये एडजेक्टिव है, ये ऐड करता है ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, तो ये है, इसका मतलब होता है सिविलाइज्ड, गुड और सेटिस्फैक्ट्री, ये एक एडजेक्टिव है। जो डिसेंट है DESCENT डिसेंट, इससे हमें ऑरिजिन पता चलता है फैमिली का, या ऊपर से नीचे आना, तो डिसेंट। मगर डिसेंट मुझे लगता है वो होता है डिसेंट, DESCEND, मैं ये चेक करूँगी, ठीक है, ऊपर से नीचे आना।
और दूसरा है कि डिसेंट, DISSENT, डिसेंट तीसरा, ये क्या होता है? द वर्ड डिसेंट कैन बी अ नाउन और अ वर्ब, इट मीन्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, टू डिसएग्री। अगर आप डिसएग्री कर रहे हो किसी बात पे, डिफरेंस, अगर आपके ओपिनियन में डिफरेंस है, आप दोनों के ओपिनियन में, तो डिसेंट। आफ्टर गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रेज टैक्सेस, लार्ज ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टर्स एक्सप्रेस्ड देयर डिसेंट, डिसएग्री किया उन्होंने। जब गवर्नमेंट ने बोला कि हम टैक्स बढ़ाएंगे तो इन्होंने डिसएग्री किया। सो आफ्टर द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रेज टैक्सेस, लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स एक्सप्रेस्ड देयर डिसेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, राइट। इसके बाद दो वर्ड्स और है, दैट इज डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्टिव। द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स वन दैट समथिंग इज क्लियरली एंड नोटिसेबली डिफरेंट और सेपरेट फ्रॉम अदर थिंग्स। डिस्टिंक्ट मतलब जो डिफरेंट होगा, वन दैट स्टैंड्स आउट, बाकियों से टोटली डिफरेंट और अलग होगा। सी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस रीजन, इस रीजन में तीन डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो जो लैंग्वेज होंगी तीनों की तीनों क्या होगी? अलग होगी एक दूसरे से। सो दीज आर द 3 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस। ठीक है, दैट इज समथिंग, एक तो हो गया जो बिल्कुल सेपरेट होगा, अलग हो। दूसरा दैट इज समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्वियस, अगर कोई चीज़ या कोई आइडिया स्ट्रॉन्ग हो गया, ऑब्वियसली ये होगा, तो वो उस टाइम भी हम डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट द फ्लाइट विल बी कैंसल्ड। जैसे बर्फबारी बहुत होती है तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है ना, मैं बोलूँगी देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट द फ्लाइट विल बी कैंसल्ड, राइट। दूसरा वर्ड है डिस्टिंक्टिव, इसका मतलब है दैट समथिंग हैज क्वालिटीज दैट मेक इट नोटिसेबली डिफरेंट एंड इजी टू बी आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड, व्हाइल डिस्टिंक्ट इज न्यूट्रल। डिस्टिंक्टिव न्यूट्रल है, लेकिन ये जो डिस्टिंक्टिव है ना, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की ऐसी कोई क्वालिटीज है जिससे वो बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा और इजीली आइडेंटिफाई होगा, रिकॉग्नाइजेबल होगा। जैसे हिज थॉटफुल एंड पोएटिक लिरिक्स आर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज म्यूजिक। किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक होना, तो उसका जो थॉटफुल और पोएटिक लिरिक्स है, ये इसकी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है म्यूज़िक की, तो इससे इसका म्यूज़िक रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, तो किसी को कोई ऐसी क्वालिटी जिसे आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आप आइडेंटिफाई किए जाते हो। लेकिन जो डिस्टिंक्ट होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ में, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में, और जब कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर्स, सेपरेट होती है फ्रॉम अदर्स, उस टाइम हम डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिस्टिंक्टिव होती है प्रॉपर्टी, किसी की ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिससे वो क्या होगा? रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, राइट। इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड जो है दैट इज अनफ, एनफ और टू। ठीक है, एनफ मीन्स यू हैव व्हाट इज सफिशिएंट नेसेसरी। एनफ मतलब होगा कि आपके पास है जो कि सफिशिएंट है, जो फुलफिल करेगा आपकी नीड्स को। टू मीन्स यू हैव मोर देन व्हाट इज सफिशिएंट नेसेसरी। टू मतलब होता है कि जितना सफिशिएंट होता है ना, उससे भी ज़्यादा है आपको। ठीक है, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट देयर वर्ड ऑर्डर इन द सेंटेंस। देखो, टू प्लस एडजेक्टिव आता है, दिस शर्ट इज टू एक्सपेंसिव, मतलब सफिशिएंट जितना होता है ना, उससे जब ज़्यादा होता है हम बोलेंगे टू। और एनफ हम बोलेंगे जो सेटिस्फैक्ट्री होता है, जो सफिशिएंट होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, वर्ब प्लस टू मच, ही कंप्लेन्स टू मच, ही हैज़ सच अ नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एडजेक्टिव से पहले आएगा एक्सपेंसिव से, टू एक्सपेंसिव, टू फास्ट, टू फ्यूरियस, राइट, उससे एडजेक्टिव से पहले आता है टू। और वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के साथ टू प्लस मच, ही टॉक्स टू मच, बात करना वर्ब है ना, टू मच तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब दैट इज जो सफिशिएंट होता है उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो एनफ की अगर हम बात करेंगे, नाउन है एनफ। ठीक है, वी डू नॉट हैव एनफ पीपल फॉर अ सॉसर टीम। तो एनफ होता है सफिशिएंट, जितनी नेसेसरी, जितनी नीड होती है, तो हमें उतने उस टाइम हम इस्तेमाल करें। जैसे हमें अगर 10 लोग हैं चाहिए टीम के लिए, हमारे पास 10 नहीं है, वी डोंट हैव एनफ पीपल, तो वर्ब के साथ एनफ हम इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट एक्सरसाइज एनफ, मैं एक्सरसाइज तो करता हूँ लेकिन उतनी नहीं जितनी रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड से जब ज़्यादा होता है थोड़ा, हम उसको बोलते हैं एनफ। लेकिन जब जितना रिक्वायर्ड होता है उतना अगर होगा तो हम उसको एनफ बोलेंगे। लेकिन अगर रिक्वायर्ड से भी बहुत ज़्यादा, नेसेसरी से भी बहुत ज़्यादा, सफिशिएंट से भी बहुत ज़्यादा होगा तो हम टू लिखते हैं। ठीक है, सो एडजेक्टिव प्लस एनफ क्या आएगा? यू आर नॉट ओल्ड एनफ टू बाई अल्कोहल, यू आर नॉट ओल्ड एनफ टू बाई अल्कोहल। ठीक है, ओके, तो ओल्ड के बाद हमने इस्तेमाल किया इसको। ठीक है, ओल्ड एनफ। तो एनफ और टू में आपको फ़र्क दिखा। एनफ होता है कि
अगर आपको 10 चीज़ें चाहिए और 10 आपको मिल रही है तो इट इज़ एनफ, इट इज़ सफिशेंट, इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो 10 चाहिए आपको, इट इज़ नेसेसरी। 2 का मतलब होता है दैट अगर आपके को 10 चाहिए लेकिन आपके पास 15 है तो इट इज़ 5 टाइम्स, इट इज़ 5, यू हैव 5 मोर देन सफिशिएंट, है ना। सो इसको उसके उस वक्त हम 2 लिखेंगे। ओके, इज दैट क्लियर?